नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं निहाल जायसवाल आपको यहाँ पर एमसीक्यूज जो है लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसी क्रम में हम आज आपके लिए साइंस का जो है वीडियो है वो लेकर के आए हैं, जिसमें आप आज 30 क्वेश्चंस देखेंगे और उसको हम लोग डील करेंगे। इस 30 क्वेश्चन में कुछ और जानकारियाँ भी आपको ज़रूर मिलेंगी। इसके पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें या एमसीक्यू बनाना स्टार्ट करें, उसके पहले यहाँ पर देखिएगा कि हमारे संस्थान में जो है नई बैच जो है लॉन्च होने वाली है। एक है हमारा सीजीपीएससी प्री और व्यापम बैच जो होगा वो उसमें यहाँ पर मनीष सर भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, मिर्जा सर जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल और माधव सर के द्वारा गणित जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इन 3 सब्जेक्ट के साथ ये हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट में हो जाएगी। स्टार्ट कब से हो रही है? तो 1 सितंबर से हो रही है 2025 से। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेमो के रूप में आप यहाँ आइए और डेमो क्लास लीजिए ऑफलाइन पे। और इसके अलावा यदि आप चाहें तो एक और क्रैश कोर्स जो हमारे यहाँ चालू हो रही है जो है अमीन पटवारी की। अमीन पटवारी का पेपर आप लोग जान ही रहे हैं कि जल्द ही है, तो उसके लिए हमारे यहाँ सीरीज चल रही है या क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो इसमें मात्र 2,999 रुपये में आपको ये क्या किया जाएगा, कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा ऑफलाइन पे। ये कहाँ मिलेगी? ऑफलाइन पे। इसके लिए आपको हमारे संस्थान में आना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन जो है मात्र 999 रुपये। तो यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्या करिए, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ अमीन पटवारी का जो कोर्स है उसको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई इंक्वायरी की ज़रूरत है आपको तो हमारा जो नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 4 नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्काउंट आप लोग को दिया जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप शिक्षक भर्ती का कोर्स लेते हैं तो उस पर आपको शिक्षक भर्ती की जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ लॉन्च होगी वो भी आपको उसमें इंक्लूड करके दिया जाएगा। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नया मतलब क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। चलिए, ये थी हमारी सारी जानकारी, जितने भी कोर्स हम लेकर आ रहे हैं उसके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। ये कांस्टेबल के लिए है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को हमने रखा है कि लेवल उसका क्या रहे, मेंटेन रहे, थोड़ा सा कम ही रहे तो अच्छा है। जैसे सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है पूछा जा रहा है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा नाभिकीय विखंडन, तीसरा नाभिकीय संयलन और चौथा दहन दिया गया है डी नंबर पे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है किसी भी चीज के रासायनिक जो परिवर्तन है, रासायनिक चीजें हैं उनमें परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके दौरान 2 चीजें मिलती है और तीसरी चीजों का निर्माण इसमें होता है। लेकिन सूर्य जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य के लिए ऊर्जा सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया से तो नहीं मिल पाएगी। ठीक। दूसरा है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि बड़े जो चीजें होंगी उनका टूट करके छोटे चीजों में बिखर जाना। नाभिकीय विखंडन की क्रिया जैसे आप लोगों ने विस्फोट जो होता है, ठीक, बम जो न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, या यूरेनियम में क्या होता है कि यूरेनियम जो होता है ये टूट करके बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है और विखंडित हो जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं नाभिकीय विखंडन को। नाभिकीय संयलन का मतलब है कि जहां पर संयलन, विखंडन का मतलब याद रखेंगे कि जहां पर खंड खंड होकर के टूट रहे हैं, तो वो क्या है, विखंडन। मतलब बड़ी चीजों से होकर के छोटी चीजों क्या हो रही है, टूट रहे हैं। नाभिकीय संयलन में क्या होगा, नाभिकीय संयलन के दौरान क्या होगा कि जो तत्व है या परमाणु है वो छोटे छोटे परमाणु मिलेंगे आपस में और एक नया परमाणु बनाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा नाभिकीय संयलन की अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं और ये हाइड्रोजन परमाणु कितने, 4 हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं। और इस क्रिया में जब ये हीलियम बनता है तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है और यही जो है मुख्य रूप से स्रोत है किसका, सूर्य के ऊर्जा का। तो याद रखेंगे नाभिकीय संयलन की प्रक्रिया होती है और इस नाभिकीय संयलन की प्रक्रिया में सूर्य में हाइड्रोजन जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ करके एक हीलियम
परमाणु का निर्माण करते हैं और इस क्रम में वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है, और उसी को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, आयोडीन या प्लाज्मा। यहां पर देखिए क्लोरोफिल दिया गया है, ठीक है। क्लोरोफिल का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा या पेड़ पौधे के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्लोरोफिल शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो याद रखेंगे क्लोरोफिल जो होगा ये पौधों में हरे रंग के लिए, पौधों में या पौधों की पत्तियों में हरे रंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो होता है, जैसे मनुष्य के शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारा जो थायराइड है या थायरॉक्सिन जहां पर स्त्रावण होता है तो वहां पर उसके स्त्रावण के लिए क्या जरूरत होती है, आयोडीन की, और आयोडीन यदि नहीं मिल पाता है तो इसी वजह से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का कणिका है, जैसे कि कणिकाओं में क्या होता है, WBC, RBC और एक हो गया प्लाज्मा। ये तीन जो हैं आपके पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन HB बोलते हैं इसको, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, और आयरन की अधिकता क्या होता है, आयरन की अधिकता के कारण ही हमारा रक्त जो है क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न 3 जो कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण से होता है। पहला दिया गया है चुंबकत्व, दूसरा दिया है द्रव्यमान, तीसरा है वायुदाब और चौथा है सेंट्रीफ्यूगल बल। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल बल जो लिखा हुआ है इसको हम अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं, अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक, याद रखेंगे। तो चुंबकत्व हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है, पृथ्वी को एक बहुत बड़ा चुंबक भी माना जाता है, ठीक। तो चुंबकत्व की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण से होता है, तो चुंबकत्व की वजह से नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गलत हो जाएगा। हालांकि पृथ्वी एक चुंबक है, लेकिन दूसरी चीज यहां पर हम बात करें वायुदाब की, तो वायुदाब का मतलब होता है वायु पर जब वायु के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो वायुदाब कहलाता है, या इसी को एटमॉस्फेरिक क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल बल ये जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल बल को याद रखेंगे। अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल क्या होता है, जैसे आप वृत्ताकार मार्ग पर चल रहे हो, ये वृत्ताकार मार्ग है, तो इस वृत्ताकार मार्ग में जो बाहर की ओर बल लगता है, बाहर की ओर जो बल लगेगा उसको हम बोलेंगे अपकेंद्री बल, या इसी को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल बल ये बोलते हैं। और जो अपकेंद्री बोलते हैं, एक जो केंद्र की ओर लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान के संबंध में द्रव्यमान से न्यूटन ने क्या दिया था, नियम दिया था। न्यूटन के नियम के अनुसार दो पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चूंकि द्रव्यमान जो है पृथ्वी का एक द्रव्यमान है और पृथ्वी क्या है, एक पिंड है, तो जो बाकी पिंड होंगे उनको ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मेन चीज है वो है द्रव्यमान। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिया गया है प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। देखिए मापने की इकाई पूछा जा रहा है किसको, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है या प्रकाश वर्ष से किसको मापते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है समय, दूसरा दिया गया है दूरी, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा है प्रकाश की गति। देखिएगा समय, यहाँ पर प्रकाश वर्ष जो है, वर्ष देख करके आप बोलेंगे कि सर ये तो समय वाला कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे प्रकाश वर्ष जो है वो समय का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा दूरी, तीसरा दिया गया है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को याद रखेंगे आप किससे नापते हैं, किलोग्राम से नापते हैं, ग्राम से मापते हैं।
प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल कही जाए तो 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके अलावा यदि जल में जाएं तो जल में होता है 2.25 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा कांच में बात करें तो 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए, प्रकाश जो है एक बार में या एक सेकेंड में कितना लाख चल रहा है? निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। तो एक वर्ष के दौरान कितना? 365 दिन, और 365 दिन में प्रकाश जो है जितनी दूरी तय करेगा, एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो प्रकाश जो गति करेगा, तो जो जितनी दूरी वो तय करेगा उसी को हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। और इसीलिए एक प्रकाश वर्ष जो है किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर बी, दूरी को मापने की इकाई इसको माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि किस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला दिया गया है रतौंधी, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है बेरीबेरी और चौथा है एनीमिया। देखिए यहाँ पर बात यदि हम करते हैं, रतौंधी जो होता है, रतौंधी जिसमें क्या होता है, रात को आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है, यह हो जाता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, इसके बाद बेरीबेरी की बात करें तो विटामिन B1 या इसी को बोला जाता है थायमिन, इसकी कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया जो होता है, एनीमिया में क्या हो जाता है, रक्त में या रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी जो होती है, ये कमी हो जाती है, रक्त की कमी, तब एनीमिया रोग होता है। इसमें क्या होता है, एक को बोलते हैं B12, इसकी कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रोग उत्पन्न होता है, एनीमिया का रोग। ठीक, लेकिन स्कर्वी रोग की बात करें तो स्कर्वी रोग ये होता है विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। और इस रोग के दौरान क्या होता है कि आपके मसूड़ों से खून आना, इसके अलावा आपका शारीरिक कमजोरी का होना, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे स्कर्वी रोग के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, लोहे में जंग किस कारण लगती है? ऑक्सीकरण के कारण, नाइट्रोजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या मीथेन के कारण? ठीक, ये नाइट्रोजन कहा गया है, ऑक्सीकरण। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, एक एक करके समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने देखा होगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, नाइट्रोजन भी एक गैस है। मीथेन क्या है? एक प्रकार की ज्वलनशील गैस होती है, जो विभिन्न प्रकार के, जैसे जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनसे निकलती है, ठीक, खेतों से निकलती है। और ये जो है, ये दोनों ही हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस गैसों के रूप में इसको लिया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे लोहे में जंग लगने की, तो लोहे में जंग लगना ये होता है किसकी वजह से? ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन के कारण होता है। जैसे जंग लगना या जंग का यदि हम सूत्र लिखें तो इसको बोलते हैं Fe2O3 या फिर XH2O। यहाँ पर X जो है ये मॉलिक्यूल की संख्या है या अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या होती है। तो ये हमारे जंग का फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 और XH2O। X यहाँ पर जो दिख रहा है वो अणुओं की संख्या है कि कितने अणु जल के वहां पर जुड़े, उसके हिसाब से उसका क्या होगा, जंग लगेगा। यदि ज्यादा जंग लग रहा है मतलब वहां पर क्या है, जो अणु है उनकी संख्या ज्यादा है। अगर कम जंग लग रहा है तो जल के अणुओं की संख्या क्या है, वहां पर कम है। देखिए, और जंग कैसा होता है, तो ये भूरे रंग का होता है। क्या होता है? भूरे रंग का। आपने देखा होगा लोहे पे लग जाती है, जो रस्ट बोलते हैं इसको, या जंग। ठीक, आगे चलिए, इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? देखिए, पूछा जा रहा है सबसे बड़ा अंग। क्या पूछा गया है? अंग पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा अंग है। देखते हैं एक एक करके।
हृदय, यकृत, मस्तिष्क और त्वचा। ठीक, हृदय की बात करें तो ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है, या फिर इसी को बोलते हैं कि ये रक्त को सारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक, लीवर या यकृत जो होता है, ठीक है, इसको देखेंगे, ये भी क्या है, हमारे शरीर की या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क जो है ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखता है। क्या होता है, नियंत्रण रखता है मस्तिष्क, क्योंकि आपका माइंड ही आपको वर्क कराएगा। यदि माइंड थका हुआ है तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन त्वचा की बात करें तो ये इसको माना जाता है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यहां पर दो चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक जिसको हम कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ये क्या है, यकृत, और त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बिजली, क्या बोल रहे हैं, बिजली का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन और गैलीलियो। ठीक, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। याद रखेंगे बिजली का आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कारक का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे थॉमस एडिसन। आपने सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, तो थॉमस अल्वा एडिसन जो था उन्होंने किसका आविष्कार किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने क्या किया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। इसके अलावा गति के नियम भी न्यूटन वगैरह ने दिए हैं। इसके अलावा और भी चीजें इन्होंने बताई है। ठीक, गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने क्या, गैलीलियो दूरदर्शी जिसकी बात करते हैं, उसमें इनका बहुत ही अहम योगदान रहा। इसके अलावा इन्होंने खगोल विज्ञान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं, इन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही क्या की थी, बिजली की खोज की थी, बिजली की खोज या आविष्कार किया था। और इन्होंने ही, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेशों का नामकरण किया था, आवेशों का नामकरण कि कौन सा आवेश को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और कौन से आवेश को निगेटिव, या धनावेश और ऋणावेश के संबंध में जानकारी किसने दी थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर दिया गया है ग्लूटेन, केसिन, एल्ब्यूमिन और केराटिन। यहाँ पर दिया गया है प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखेंगे ग्लूटेन प्रोटीन की यदि बात करें तो ग्लूटेन मिलेगा आपको कहाँ पर, गेहूं में मिलता है ये। तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ग्लूटेन है। केसिन की बात करें तो केसिन मिलता है हमारे को दूध में। एल्ब्यूमिन कहें तो ये मिलता है अंडे में। और केराटिन बोलेंगे तो ये नाखूनों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। नाखून के अलावा इसको याद रखेंगे बाल में भी ये पाया जाता है केराटिन। तो इस तरीके से यदि देखें तो कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में पूछा जा रहा था, दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का कौन सा यौगिक है। जल का यौगिक पूछा जा रहा है, तो जल का यौगिक मतलब क्या होता है कि तत्व होते हैं और तत्व मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में मिले, क्या होता है, निश्चित अनुपात में यदि मिलते हैं तो निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, यौगिक। लेकिन तत्व क्या हो जाए कि यदि अनिश्चित अनुपात में, तो मिश्रण बोल देते हैं उसको। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ पर जल का यौगिक कौन सा है, तो H2O, या जल जहां पर एक ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसके मिलने से क्या होता है, जल का
निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। NaCl जो होता है नमक का है, O3 जो है ओजोन का, और कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर दिया गया है बाकी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में जब साइंस का वीडियो आया था तो वहां पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एम्पियर जो है अमीटर वाला को उसने बोला था, तो वहां पे याद रखिएगा उसका आंसर जो है वो अमीटर ही था। एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया था, लेकिन जो पिछला वाला मतलब उसका टिक करते टाइम का वीडियो में कुछ लेग इशू हुआ था, इस नाम से वो ठीक से वहां पर नहीं समझ में आया था आपको। ठीक, तो याद रखेंगे उसमें अमीटर आंसर है। यहाँ से देखते हैं विद्युत धारा की इकाई क्या है। पहला दिया गया है ओम, दूसरा गया है वोल्ट, तीसरा है एम्पियर और चौथा है वॉट। यहाँ पर याद रखेंगे ओम की यदि बात करें तो ओम जो थे इनके द्वारा बताया गया था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, इकाई कौन सी है, ओम है। वोल्ट क्या है, विभवांतर मापने की इकाई है या वोल्टेज। वाट जो होती है ये शक्ति को मापने की इकाई। ठीक, और एम्पियर जो होता है ये क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापने की इकाई है। तो हमारा एम्पियर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन का आधार तत्व कौन सा है। कार्बन है, आयरन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है। ठीक, तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब भी कोई तत्व मिलता है, कोई भी अवशेष मिलता है, कोई भी अवशेष मिलेगा तो अवशेष में देखिए ये आयरन है। आयरन क्या हो जाएगा, उसमें यदि है उसके शरीर पर वो कुछ दिन रहेगा, उसके बाद रस्ट वगैरह लग के खत्म हो सकता है वो। सल्फर की बात करें वो भी खत्म हो सकता है, हाइड्रोजन भी खत्म हो सकता है। लेकिन कार्बन एक ऐसा चीज होता है जो क्या होता है, उसके मरने के बाद भी उसके बॉडी में रहता ही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब अवशेष मिलते हैं तो अवशेष को पहचानने के लिए कि किस काल का है, हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग को उपयोग में लाते हैं। ठीक, कार्बन डेटिंग को उपयोग में लाते हैं क्योंकि कार्बन की मात्रा जो है कई वर्षों तक भी बनी रह सकती है। और इसी वजह से हम लोग देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है, ठीक है, उसका कार्बन डेटिंग हम लोग करते हैं तो बता पाए कि इतने BC का है। ठीक है, जिसमें लगभग हम लोगों ने कितना किया था, 2300 BC से लेकर के 1750 BC यहाँ तक का कार्यकाल। मतलब सोचिए कितना पीछे, और किसकी वजह से लगा पाए पता हम लोग, कार्बन की वजह से। तो याद रखेंगे पृथ्वी पर जीवन का आधार तत्व अगर इनमें से दिया जाए तो कौन सा है, कार्बन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या है। ये होगा कारण क्या है, सॉरी, ओजोन परत का कार्य क्या है। ओजोन परत का कार्य क्या है कि ओजोन परत क्या करती है। पहला ऑक्सीजन बनाती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को रोकती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, या वर्षा कराना। यहाँ पर यदि देखें तो ऑक्सीजन बनाना ये पेड़ों का काम है, जो हमारे हरे भरे पौधे होते हैं ये पौधे का कार्य है भाई। ठीक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना, ये काम नहीं करती है कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने का ओजोन परत। तीसरा है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को से रक्षा करना। तो याद रखेंगे ये वाला जो है ये सही आंसर है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने का कार्य कौन करती है, ओजोन परत करती है। यदि ओजोन परत ना हो तो हमारी त्वचा जो है उस पर पराबैंगनी किरणें आएंगी और इसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है पराबैंगनी किरणों की वजह से। याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र। यहां पर याद रखेंगे शनि में क्या होता है, छल्ला पाया जाता है ग्रह के चारों ओर। ठीक, शुक्र को बोलते हैं सुबह का तारा, सुबह का तारा। ठीक, मंगल ग्रह जो होता है इसको बोला जाता है लाल ग्रह। क्या बोला जाता है, लाल ग्रह। और बृहस्पति जो है ये हमारा क्या है, बृहद, क्या है, गैस जाइंट है, या फिर इसको बोल सकते हैं गैस जाइंट है, ऐसे याद रखेंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पर मंगल ग्रह जो होता है उसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह की संज्ञा
दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडर में कौन सी गैस रहती है? गैस सिलेंडर जो आप घर में यूज करते हैं, ठीक है, एलपीजी जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें होता है ये कौन सा होता है इसमें? देखिए यहाँ पर दिया गया है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्सीजन, हीलियम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मीथेन को मैंने बताया है, ठीक, मीथेन को क्या बोलते हैं? एक ज्वलनशील गैस है, ठीक। ऑक्सीजन ये जलने में सहायक होती है, या जलने में सहायता करने वाली गैस है, इसी वजह से ऑक्सीकरण भी होता है। हीलियम याद रखेंगे, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस है, ठीक। और प्रोपेन, ब्यूटेन ये याद रखेंगे, ये रहता है हमारे गैस सिलेंडर में। कहाँ? गैस सिलेंडर में, ठीक। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 16वां क्वेश्चन कह रहा है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? क्या बोल रहा है? थायराइड ग्रंथि जो है कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? तो याद रखेंगे थायराइड ग्रंथि जो आपके गले के पास पाया जाता है, और इसके द्वारा से कौन सा थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन जो है उसको स्त्रावित किया जाता है। याद रखेंगे यहां से एड्रीनिल, यह क्या होता है? अधिवृक्क के पास से स्त्रावित होता है, ठीक। इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से होता है स्त्रावित, और इसकी इसके बढ़ने से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। किसके? इंसुलिन के बढ़ने से। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? देखिए पूछा जा रहा है ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होगी? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा? वायु, जल, ठोस और निर्वात, ठीक। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि ध्वनि जो है, ये ध्वनि तरंग जो होती है ये यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग कहने का मतलब इसको चलने के लिए किसकी? माध्यम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। और जब इसको माध्यम की आवश्यकता होगी तो जो माध्यम ठीक तरीके से अच्छे से पकड़ेगा वहां पर इसकी चाल क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो ठीक तरीके से नहीं पकड़ेगा उसमें चाल क्या होगी? कम होगी। तो ध्वनि की चाल 336 मीटर पर सेकेंड ये होता है इसका, किसमें? नॉर्मल, ठीक। इसका भी याद रखेंगे, नॉर्मली ये होगा। अब यहाँ पर देखिए यांत्रिक तरंग जो होगी वो निर्वात में या वायु में कितना चलेगी? माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम तो चाहिए ही, तो वायु में कितनी होगी? 336 मीटर पर सेकेंड। जल में यदि जाएं तो जल में उससे थोड़ी ज्यादा, ठोस में यदि जाएं तो उससे और ज्यादा, निर्वात में तो वो जा ही नहीं पाएगी। जैसे निर्वात का मतलब है जहां पर हवा नहीं है, तो वहां पर जा पाएगी क्या? तो नहीं जा पाएगी। तो याद रखेंगे ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी किसमें? ठोस में। उससे कम जो है वो होगी किसमें? द्रव में। और उससे कम किसमें होगी? गैस में होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वायु हमारा गैस है 336 मीटर पर सेकेंड, जल में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ठोस में जाएंगे तो उसमें ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी। और यही कारण है कि जब आप रेल की पटरियों में कभी बचपन में ऐसा कान लगा के आपने सुना होगा, तो ट्रेन बहुत दूर होती है तब भी उसका आवाज जो है ट्रेन की पटरियों पर आ जाता है, हमको पता चल जाता है कि ट्रेन उस पटरी पर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? प्रमुख घटक कौन सा है यह पूछा जा रहा है, या ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख इनमें से कौन है? इसका कहने का मतलब वही है। तो एक है ऑक्सीजन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है और हीलियम दिया गया है। तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पहले क्वेश्चन भी, पिछला नहीं और पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन हाउस की प्रमुख गैसों में से एक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस
ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ऑक्सीजन लिया जाता है, हाइड्रोजन लिया जाता है या नाइट्रोजन लिया जाता है? तो याद रखेंगे, मानव शरीर के बारे में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन जो है हमको श्वसन में क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, ये सारे तत्व ही हमारे शरीरों में पाए जाने वाले तत्व हैं, लेकिन इनमें पूछा गया है कि हमारे दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। याद रखिए, आप लोगों ने क्या देखा होगा, कोलगेट का एड देखा होगा, उसमें क्या पाइए कैल्शियम की मजबूती, तो उसी से याद रखेंगे हमारे दांतों और हड्डियों में कौन सा रहता है, कैल्शियम। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? यहाँ पर यदि हम बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, तो अस्थि में बात करेंगे तो यह आएगा स्टेप्स, और स्टेप्स कहाँ पर पाया जाता है, कान में पाया जाने वाला पाया जाता है अस्थि है। फेमर जो होती है ये सबसे बड़ी अस्थि है, सबसे बड़ी अस्थि ये हो गया। टीबिया जो होती है पैरों की अस्थि है, और ह्यूमरस ये पाया जाता है हाथ में, हाथ की अस्थि है। तो याद रखेंगे कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेप्स जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको, हृदय, किडनी, फेफड़े और पेट। यहाँ पर बात की गई है 22वें नंबर के क्वेश्चन में कि 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो एक है, पहला दिया गया है हृदय। याद रखेंगे हृदय जो है पंपिंग का कार्य करता है या रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य जो है वो रक्त को वो है हृदय करता है। दूसरा यहां पर यदि बात करें किडनी, तो किडनी जो है रक्त में उपस्थित अशुद्धियों को छानने का काम करता है। छानने का कार्य करता है, कार्य ये करता है। फेफड़े जो होते हैं श्वसन के लिए प्रमुख अंग हैं, और पेट, पेट तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, किडनी जो होता है वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसमें मैंने बताया था कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई किसको कहते हैं, ओम को कहते हैं। ठीक, तो इकाई विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ओम है, ओम है। वोल्ट का मतलब है विभवांतर, वाट ये भी विद्युत से संबंधित है, और जूल ये कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई है। तो इसको याद रखेंगे, कौन सा हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन किस माध्यम में होता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग को। पहला दिया गया है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है हीरा, चौथा है कांच। यहाँ से याद रखेंगे कि प्रकाश जो है, जो माध्यम जितना सघन होगा उस माध्यम में अपवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जल की बात करें, अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांच, हीरा, ये दोनों ही किससे बने हुए हैं, कांच से। इसके बाद वायु और जल, तो इन तीनों में यदि कंपेयर किया जाए तो वायु में अपेक्षाकृत कम क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसके बाद जो अपवर्तन होगा वो हो जाएगा जल पर, और जल के बाद यदि हम देखें तो हीरा और कांच में देखेंगे तो कांच में ज्यादा होगा इसके बाद, और उसके बाद हो जाएगा किस पे, हीरे में।
तो हीरे में जो अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तनांक इसका जो होता है 2.42 ऐसा कुछ रहता है। तो याद रखेंगे इसको, सर्वाधिक अपवर्तन कहाँ पर होगा, तो हीरे में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अपवर्तन का मतलब है कि प्रकाश किरण जब क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, किस गैस को ना लाफिंग गैस कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और अमोनिया जो है वो दिया गया है। तो यहाँ से याद रखेंगे ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ये आप जब श्वसन क्रिया करते हो तो जो बाहर छोड़ते हैं वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसी को हम बोलते हैं लाफिंग गैस। किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवाणु का वैज्ञानिक नाम किसने दिया था। यहाँ पर दिया गया है पॉस्चर, स्वान, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और फ्लेमिंग। एकदम डायरेक्टली दिया गया फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर है सी है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने जीवाणु का वैज्ञानिक नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट, अरे भाई पुराना वाला बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा रहता था, ठीक, ऐसा बल्ब। और इस बल्ब में क्या होते थे, ऐसा अंदर में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, ठीक, एक फिलामेंट लगा हुआ होता था। तो जो फिलामेंट लगाया जाता था वो किसका होता था, तो याद रखेंगे यहाँ पर तांबा दिया गया है, लोहा दिया गया है, टंगस्टन दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है। तो याद रखेंगे फिलामेंट जो बनाते हैं वो क्या होता है, अधिक से अधिक ताप को सह सके, और जब ताप को वो अधिक सहेगा तो क्या होगा, उसमें से ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी, और ऊर्जा जो है प्रकाशिक ऊर्जा के रूप में दिखती है। तो फिलामेंट उसी को बनाएंगे ताकि प्रकाश उससे प्राप्त हो। तो याद रखेंगे इन सब में टंगस्टन जो होता है उस वो ताप सहने की संख्या उसकी ज्यादा होती है, या टंगस्टन वह धातु होती है जिसके द्वारा कौन सा बनाया जाता है, टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। तो ऑप्शन मतलब 27वें का ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, टंगस्टन। देखेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसके पहले मैंने बताया मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछा था, यहाँ पूछा जा रहा है ग्रंथि, ठीक। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो है फेफड़े श्वसन क्रिया के लिए, हृदय जो है पंपिंग होती है, मस्तिष्क नियंत्रण का कार्य करता है, लीवर एक प्रकार की क्या होती है, ग्रंथि होती है, और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने इसको बताया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, दूध से, धूप से, नींबू से या मछली से। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। याद रखेंगे विटामिन सी नींबू में मिलता है, ठीक है। धूप से हमको मिलता है क्या, विटामिन डी। कहाँ से मिलता है, धूप से विटामिन डी मिलता है। दूध में केसिन प्रोटीन होता है, दूध में क्या होता है, केसिन प्रोटीन होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कवर किया है, ठीक है। मछली में भी विटामिन पाए जाते हैं, जिनमें जैसे आंखों की कमजोरी जिनमें होती है तो उनको बोला जाता है कि मछली खाइए आप ज़्यादा करके, ठीक। तो याद रखेंगे इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। धूप में हमको विटामिन डी मिलता है, जो ज़्यादा एसी वगैरह में रहते हैं उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है, ये याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडल परत कौन सी होती है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत यहाँ पर दिया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है ये सबसे निचला हिस्सा है, पृथ्वी के निकट जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल, और इस क्षोभ मंडल में ही आपको देखने को मिलेगा जो विभिन्न प्रकार की बादल बनना, ये सारी
चीजें कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल क्या होता है, जिसका ताप जहां पर समान होता है, ठीक है। आयन मंडल की बात करेंगे और एक होता है बहिर्मंडल। तो सबसे बाहर का जो मंडल है सॉरी, यहाँ पर सबसे बाहर का जो मंडल है वो कौन सा हो जाएगा, बहिर्मंडल। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आज इतना ही क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए लेके आए थे, 30 क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसके अलावा बाकी जो एमसीक्यूज आपके लिए लाए जा रहे हैं उस वीडियो को भी देखिए और उसमें भी कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ चीज़ें जो है और क्या चीज़ों पर हम वीडियो लेकर आएँ, उनको कमेंट करके आप नीचे बताइएगा। और किसी चीज़ की कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको भी आप नीचे कमेंट करिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो नई बैच प्रारंभ हो रही है उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।